नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आज सुबह में शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। संसद में विपक्षी सांसदों के निलंबन की लड़ाई सत्र से शुरू और सत्र पर खत्म होती दिख रही है। हालांकि आज गतिरोध दूर करने की कोशिश के तहत दलों के नेताओं से बातचीत होगी। इससे पहले विपक्षी नेता भी अपनी रणनीति को धार देंगे। हालांकि कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी थमा दिया है, तो उधर लखीमपुर कांड को लेकर भी विपक्षी सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। हालांकि संसद पर बुलाई बैठक को लेकर विपक्षी दलों के तेवर शांत नहीं है और वो फिलहाल इससे दूर रहने की नीति पर अमल कर रहे हैं। कांग्रेस नेता खड़गे ने कहा है कि सरकार फूट डाल रही है। कांग्रेस का ऐलान, बैठक में नहीं जाएंगे। सिर्फ 4 पार्टी 5 पार्टियों को बुला के अगर सारे अपोजिशन लीडर्स को अगर नहीं बुलाएंगे तो क्या मैसेज जाएगा? जो लोग 15-16 पार्टी के लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं और जिन पार्टी के लोग सस्पेंड नहीं हुए हैं वो भी हमारे साथ है, तो हमारे अपोजिशन पार्टी को यूनिटी तोड़ने के लिए, हमको डिवाइड करने के लिए एक साजिश है। और इस साजिश में हम कैसा शामिल हो सकते हैं? आप लोगों ने क्या रुख होगा सर? हमने तो लिखा है कि सभी पार्टी के लोग नेताओं को बुलाओ, ऑल पार्टी मीटिंग करने दो, और उसमें ऑल पार्टी मीटिंग में अगर प्रधानमंत्री हो और उन्होंने ऐसा चिट्ठी लिखा है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर नेता राज्यसभा नेता बात करेंगे, तो जब सारे हमारे अपोजिशन पार्टी के नेता भी नहीं रहेंगे और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हमको कन्वे कर रहे एज ए प्राइम मिनिस्टर आके एड्रेस करने वाले हैं, तो सर मीटिंग में अटेंड फिर आप लोग नहीं करेंगे? मतलब क्या है? यही है ना। तो संसद में और क्या मसले होंगे सर? राज्यसभा में क्या 12 निलंबित सांसदों का मुद्दा हम उठाएंगे, उसीलिए तो हम चिट्ठी लिखे हैं। देखेंगे अब क्या वो बोलते हैं। तो इस मुद्दे को सुलझाने की सरकार की कोशिश को विपक्ष ने खारिज कर दिया है। अब बात करते हैं यूपी चुनाव की। यूपी चुनाव में मथुरा काशी के बाद आईटी रेड और फोन टैपिंग के मसले घनाघन बज रहे हैं। अखिलेश का आरोप है कि सरकार उन सबके फोन टैप कर रही है जो बीजेपी को जवाब देने के लिए सामने आते हैं, और हार सामने देखकर समाजवादी उन बातों पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसा जवाब दिया है बीजेपी ने। सुनिए। जिसकी जैसी सोच वैसा विचार, उन्होंने अपने शासनकाल में यही किया होगा, इसलिए उनको ये दिखता है। हम लोग ऐसे काम न करते हैं न सोचते हैं। ये काम ऐसे लोगों का है जो इस तरीके के विचार रखते हैं। जब चुनाव कोई हारने लगता है तो इस तरीके के बहाने लगाने लगता है और वो इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करने लगता है। ये इलेक्शन कमीशन जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम की चर्चा नहीं करते हैं, और हारते हैं तो ईवीएम की चर्चा करते हैं, उसके स्वायत्तता पर प्रश्न करते हैं, उसके ऑटोनॉमी पर प्रश्न करते हैं। उसी तरीके से अब जैसा करोगे वैसा भरोगे। कि हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो सोचिए, ये अनुपयोगी सरकार है। इसलिए आप लोग भी सावधान रहें। अगर हमसे संपर्क करते हो, फोन करते हो, तो ये मान के चलना कि आपकी रिकॉर्डिंग है। याद करिए, ब्रज की धरती जहां का रज रज कण कण भगवान कृष्ण की लीला से भरी पड़ी है, राधे रानी की लीला से भरी पड़ी है। हमारे लिए तीर्थ है, पवित्र है भूमि। लेकिन पिछली सरकारों में क्या होता था? यही धरती है कोसी कला का दंगा। यहां का कोई व्यक्ति भूला नहीं होगा। कोसी कला में क्या होता था, जवाहर बाग में क्या होता था। पहले जवाहर बाग की घटना होती थी, कोसी कला का दंगा होता था। 5.25 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ। ये चुनाव हारने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें चुनाव हरा दिया है। ये कितने भी साजिश कर लें, कितने भी षड्यंत्र कर लें, समाजवादी विजय रथ रुकने वाला नहीं है। समाजवादी विजय रथ उसी दिन रुकेगा जिस समय कालिदास में समाजवादी सरकार जनता बनवा दे।
तो अखिलेश यादव के आरोपों पर बीजेपी का जवाब भी आपने सुना। उन्होंने कहा कि समाजवादी उन बातों पर आरोप लगा रहे हैं जो वो खुद करते रहे हैं। ये यूपी चुनाव है, यूपी का चुनाव है, जहां जिस दल को मुद्दे सूट कर रहे हैं वो उसी पर चाल चल रहा है। ओवैसी लड़कियों की शादी की उम्र पर बयान को वोट में बदलने की ख्वाहिश पाल रहे हैं, तो राहुल प्रियंका घुमा फिरा कर हिंदुत्व की रट लगा रहे हैं। समाजवादी IT रेड, टैपिंग जैसे सियासी मसलों पर काट चल रहे हैं। हमारे विश्वास का आधार क्या है? हम कह रहे हैं जन विश्वास यात्रा। इसका आधार क्या है? अब चुनाव आएंगे, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से नारे लगाएगा, लुभाने बातें कहेगा, नए नए नारे देगा। जनता के पास क्या आधार है कि वो कह सके कि यह जो कह रहे हैं वो सच है? इसका एक ही आधार है, वो आधार है कि किस राजनीतिक दल ने पीछे क्या किया है, वही तय करेगा कि वह आगे क्या करने वाला है। इस बात को समझना चाहिए। ये पता नहीं किस में रथ बना लिया इन्होंने। ये रथ क्या है इनके? ट्रक को या बस को ढक लिया होगा। ये केवल दिखावी रथ हैं। जनता ने मन बनाया है कि महंगाई के खिलाफ, नौजवानों ने बेरोजगारी के खिलाफ मन बनाया है, किसान खाद को लेकर के मन बनाए बैठा है कि आए भारतीय जनता पार्टी, वोट की तारीख आए, इनका उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 वर्ष के दौरान जो हुआ है वह हर एक व्यक्ति के लिए वह मुझे लगता है कि अभिनव भी है, आश्चर्यजनक भी है। हमने जो कहा सो करके दिखाया, इसलिए इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इस जन विश्वास पर हर स्थिति में खरा उतरेगी और जनता का आशीर्वाद, जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। ये राजनीति जहां हमें चुनावी मंचों से ये सिखाया जाता है, सांप्रदायिकता सिखाई जाती है, जातिवाद सिखाया जाता है, ये राजनीति हमें बंद करनी है। हमें चाहिए अपने भविष्य की राजनीति, हमें चाहिए विकास की राजनीति। हम जानना चाहते हैं हमें तुम मजबूत कैसे बनाओगे, हमारे लिए क्या करोगे। अगर इस देश की सारी महिलाएं एकजुट होकर एक आवाज उठाएं कि हमें ऐसी राजनीति दो, नहीं तो हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, तो बताओ, आप बताओ कैसे नहीं बदलेगी इस देश की राजनीति। यूपी चुनाव के लिए ओवैसी ने अपना एजेंडा तय कर लिया है। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने से लेकर हिंदुत्व दंगे और मुस्लिम कार्ड की राजनीति का सहारा पार्टी भरपूर ले रही है। यहां तक कि अयोध्या, काशी, मथुरा तक का मसला ओवैसी की चुनावी लिस्ट में शामिल है। ये सुना कि कल हमारे वजीर आजम ने पूरे भारत के जो मेयर थे बल्दियात के, उनको बुलाकर कहा कि तोड़ फोड़ ज्यादा मत करिए। हम भारत के वजीर आजम से पूछना चाह रहे, तोड़ फोड़ 6 दिसंबर को किसने की थी? बताओ आप। तोड़ फोड़ के अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर आखिर क्यों ज्ञानवापी और मथुरा की मसाजिद के बारे में आप ही से ताल्लुक रखने वाले लोग बकवास करते हैं, शहर आलूदा बयानात देते हैं कि हम दोबारा ज्ञानवापी और मथुरा हमारे एजेंडे में शामिल है। माशाल्लाह आप 50 साल के ऊपर हो गए, मगर आज भी बैचलर है, मुबारक आपको। मगर ये तो बताओ कि अच्छा हिंदू कौन है? अच्छा हिंदू कौन है? आपके वाले राजीव गांधी वजीर आजम थे, बाबरी मस्जिद के ताले खोले के वो अच्छे हिंदू थे? नहीं थे, बताओ। तुम्हारी कांग्रेस इख्तियार की थी, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, बताओ अच्छे हिंदू थे? कौन से थे? मलियाना हशीम पूरा हुआ तुम्हारा वजीर, तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर, बताओ क्या थे? हाँ अखिलेश, मैं आज नगीना की सरजमीन से खड़े होकर कह रहा हूँ कि तुम जो काम शुरू करते मोदी और योगी उसको मुकम्मल करते हैं। और वो क्या है? तुमने मुजफ्फरनगर शुरू किया तो योगी ने CAA के एहतजाज में 22 मुसलमानों को गोली मार दी हुकूमत ने। तुमने मुजफ्फरनगर शुरू किया तो यही बिजनौर का सुलेमान, एक नौजवान बच्चा जुम्मे की नमाज में, उसको पुलिस ने गोली मारकर उसकी लाश को फेंक दिया था। हाँ अखिलेश, तुमने मुजफ्फरनगर शुरू किया
तो योगी ने ये CAA के एहतजाज में ये काम कर दिया। अरे ये सब चीज तुम ही शुरू करते हो। मिशन यूपी के बाद अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब चुनाव से पहले बेअदबी मामले को लेकर राज्य में आक्रोश बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को अलर्ट भेजा है। पंजाब के तमाम धार्मिक स्थलों, डेरों, मंदिरों, गुरुद्वारों और अन्य सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पंजाब का माहौल बिगाड़ने के लिए धार्मिक स्थल का इस्तेमाल करने की आशंका है। मामले की जांच के लिए SIT बनाई गई है। इस बीच स्वर्ण मंदिर में जाकर CM चन्नी ने मत्था टेका। SIT CCTV फुटेज की जांच कर रही है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने बेअदबी के अमृतसर और कपूरथला केस को लेकर रिपोर्ट मांगी है। सत्येंद्र चौहान फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, और क्या ताजा जानकारी इस बड़ी खबर पर? मलिका, देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और जैसा कि अभी आपने बताया, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी पंजाब के DGP, SDP से चीफ सभी को कहा है कि इस पूरे मामले में जो है जांच फास्ट तरीके से की जाए। तो दूसरी तरफ SGPC ने भी अपनी एक इंटरनल कमेटी बना दी है जो गुरुद्वारे के अंदर पूरी घटना हुई है उसकी जांच करेगी। तो दूसरी तरफ इस मामले को लेकर राजनीतिक माहौल भी कहीं ना कहीं गर्माता जा रहा है। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को एक अलर्ट भेजा है। उसके अलावा अगर राजनीतिक माहौल की बात करें तो सुखबीर सिंह बादल ने अकाली दल की कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई है इसी मसले पर डिस्कस करने के लिए कि आगे अगर बेअदबी की घटनाएं होती हैं या फिर पंजाब का माहौल किसी तरीके से खराब होता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, तो इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। तो पंजाब में 23 दिसंबर को चंडीगढ़ में अकाली दल ने कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई है। तो दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक दलों ने भी इस तरह की घटनाओं को लेकर चिंता जताई है। कुल मिलाकर पंजाब का माहौल इन दोनों घटना अमृतसर और कपूरथला के बाद कहीं ना कहीं इस अलर्ट के बाद सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम? देखिए, अभी ये अलर्ट आया है, लेकिन इससे पहले ही पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी तमाम जो धार्मिक स्थल हैं, चाहे डेरे हैं या फिर गुरुद्वारे हैं या फिर मंदिर हैं, उन सभी की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए हैं। वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे। इसके अलावा जितने भी CCTV कैमरे जिन धार्मिक जगहों पर लगे हुए हैं उनको रिव्यू करने के आदेश दे दिए कि इनके देखा जाए। अगर चंडीगढ़ की बात करें तो कल चंडीगढ़ पुलिस ने भी खासकर अभियान चलाकर जितने भी गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद है वहां पर CCTV कैमरे चेक किए हैं। तो कुल मिलाकर पंजाब के विधानसभा चुनावों से पहले अब कहीं ना कहीं सिस्टम को अलर्ट होना पड़ रहा है, वो भी इन दोनों घटनाओं के बाद, अमृतसर और कपूरथला की घटनाओं के बाद। मल्लिका, बिल्कुल। और देखिए सत्येंद्र, जिस तरह से आप सियासत की भी बात कर रहे थे, सियासत भी गर्मा गई है। कल ही अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इस पूरे मामले में साजिश भी हो सकती है, और साथ ही जिस तरह से अब राज्य सरकार भी पूरी तरह से इस पूरे मामले को सुलझाने में जुटी हुई है, उस शख्स के बारे में क्या कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि उसकी मौत के बाद बहुत मुश्किल होगा ये जानना, ये समझना कि आखिर वो शख्स कौन था और किस इरादे से आया था। जी देखिए मल्लिका, दो सवाल आपने किए हैं। एक तरफ राजनीतिक दल हैं जो लगातार, अगर जब ये घटना घटी उसके तुरंत बाद आप देखें, पंजाब के सबसे वयोवृद्ध नेता हैं प्रकाश सिंह बादल, जो 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने भी खुद से कहा था कि इस पूरे मामले के पीछे कोई साजिश हो सकती है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का जो बयान आया है, उन्होंने भी साजिश की आशंका जताई है। सुखबीर बादल हो या फिर कोई अन्य दल हो, सभी ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच जो है अच्छी तरीके से होनी चाहिए। यहाँ तक कि कई नेताओं ने जुडिशियल कमीशन बनाने की जुडिशियल पूरे मामले की, ताकि सच्चाई सामने आ सके। क्योंकि पंजाब में धार्मिक मामला कहीं ना कहीं बहुत ही सेंसिटिव होता है और यहाँ पर जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं धर्म के साथ चलती है। लिहाजा सारे राजनीतिक दलों ने यह आशंका लगाई है कि ये मामला कहीं ना कहीं उन्माद का रूप ना ले ले और अभी तक जो 2 घटनाएं हुई हैं उनकी भी जांच अच्छी तरीके से हो। दूसरी बात, जब अमृतसर में ये घटना घटी थी गोल्डन टेम्पल में, उसके तुरंत बाद पुलिस ने जो शख्स मारा गया था उसकी सारे कपड़ों की, सारी चीज की तलाशी ली थी, लेकिन उसके शरीर पे किसी भी तरह का ना कोई इस तरह का चिन्ह मिला कि उसकी पहचान हो सके, और ना ही उसके कपड़ों में, जेब में कोई इस तरह का कागज या कोई पहचान पत्र मिला। लिहाजा पुलिस अब दूसरी तरीके बने रहिए सत्येंद्र, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इस बीच दर्शकों को सुना देते हैं CM चन्नी ने क्या कुछ कहा। कल जिहड़ा हादसा होया उस करके मन बहुत भरिया होया है ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ
विचार नहीं सी, पर तुसी लोग ने भी अपना काम करना है। इसलिए मैं तुहानूं दसना चाहता कि कल की घटना तो बाद जिहड़े हिरदे बलुंदरे गए है कि मैं सिर्फ भरिया मन होने करके अज गुरु साहब के दर्शनों वास्ते आया। रंधावा साहब पहला आके गए हैं तो हुण मेरे नाल फिर आए हैं। सो एक बहुत ही मंदभागी घटना हुई है जिहदी जिन्नी निंदा की जाए उन्नी घट है। तो इस तरह दी घटनावां ना होण, उस लई मैं पूरे पंजाबियों को अपील करदा कि जिन्नियां भी धार्मिक संस्थावां हैं, धार्मिक अदारे हैं, धार्मिक थावां हैं, चाहे वो किसी भी धर्म नाल रिलेटेड है, उन्हां दा पूरा ध्यान रखा जाए। हो सकता है कि चुनाव करके कोई गलत एजेंसियां, गलत ताकतां गलत रोल खेलन की कोशिश कर रही होण, उन्होंने बेनकाब भी किया जाएगा। तो इस पूरे मामले की जांच एसआईटी द्वारा की जाएगी और केंद्र ने पंजाब सरकार को सुरक्षा अलर्ट भी भेजा है, जिसके बाद तमाम धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और मेरे सहयोगी सत्येंद्र भी जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे, उनका भी शुक्रिया। आगे बढ़ते और अब बात करते हैं ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे की। देश में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कुल केस की तादाद 153 हो चुकी है। अब तक 12 राज्यों में ओमिक्रॉन के केस मिल चुके हैं। कोरोना का खतरा भी बढ़ रहा है। दिल्ली में एक दिन में 100 नए केस आए हैं, जो 6 महीने में सबसे ज्यादा है। तो लगातार देश भर में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा असर दिल्ली और मुंबई में देखने को मिल रहा है। देश के ये 6 एयरपोर्ट हैं, यहां पर कोरोना जांच की प्री बुकिंग जरूरी होगी। ये भी हम आपको एक मैप के जरिए दिखा रहे हैं कौन कौन से वो राज्य हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता। और जैसे कि आंकड़े सामने आ रहे हैं, दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, 100 के पार मामले आए हैं, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल आज एक समीक्षा बैठक भी करने जा रहे हैं। तो ओमिक्रॉन का खतरा बड़ा है और सावधानी बरतने की जरूरत है। और अब बात करते हैं सर्दी के सितम की। पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी से पूरा उत्तर भारत प्रचंड ठंड की चपेट में है। दिल्ली में पारा 3.2 डिग्री दर्ज किया गया। बर्फीली हवाओं के थपेड़ों से तापमान कहीं शून्य के करीब तो कहीं शून्य के नीचे गिर गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे और ठंड बढ़ने की आशंका जताई है। पहाड़ों पर बर्फबारी से तापमान -10 डिग्री तक पहुंच गया है। यमुनोत्री में यमुना जमने लगी है, तो वहीं श्रीनगर की डल झील धीरे धीरे बर्फ बनती जा रही है। हिमाचल के सोलन में नलों में बहता पानी जमने लगा है, तो बागेश्वर में पाला पड़ने से फलों और सब्जियों की खेती बर्बाद हो गई है। तो ले आगरमालवा, सोलन, माउंट आबू, टिहरी और पंचमढ़ी की ये तस्वीरें